हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस आप तक पहुंचाता है आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बिल्कुल फ्री में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं द सॉलिड स्टेट, उसमें अब यूनिट सेल की रैंक जानने के बाद, मतलब यह पता करने के बाद कि कितने एटम्स पर यूनिट सेल मौजूद होते हैं, यह समझने के बाद अब इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ लैटिस फॉर्मेशन का मतलब यह है कि जो भैया लैटिस क्रिस्टल लैटाइस होती है वो कितने टाइप की बन सकती है और क्या क्या यूनिट सेल उसके अंदर आ सकते हैं। मतलब एक चीज तो हमें देखो पता चल गई कि जो यूनिट सेल है उसकी खुद की ज्योमेट्री अलग हो सकती है। जैसे क्यूबिकल एक होता है, ऐसे रोम्बोहेड्रल एक हो सकता है, ऐसे ट्राइक्लिनिक एक हो सकता है, मोनोक्लिनिक मतलब वहां पर जरूरी नहीं है कि हर बार यूनिट सेल आपको क्यूबिक आए। हालांकि मैंने अभी तक आपको जो भी यूनिट सेल में बताया है, चाहे वो टाइप ऑफ यूनिट सेल बताया हो चाहे रैंक इन यूनिट सेल बताई हो, उन दोनों में मैंने क्यूबिक यूनिट सेल ही लिया है। अब क्यूबिक क्यों लिया, उसकी दो वजह है। पहला तो यह कि क्यूबिक यूनिट सेल से सारी चीजें समझना बहुत आसान है। मतलब आपको क्यूबिक यूनिट सेल से जो चीज मैं समझाना चाहता हूं आप वहां तक पहुंच जाओगे, इसलिए मैं क्यूबिक यूनिट सेल लेकर चल रहा हूं। दूसरा, हमारे सिलेबस में है ही सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल। एक जगह पर जरूर आपको हेक्सागोनल यूनिट सेल भी आएगा, वो आईआईटी के कोर्स सिलेबस में आएगा, जो मैं आपको बता दूंगा जहां पर उसका यूज आएगा। लेकिन अगर हम सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखें और अपने सीबीएसई बोर्ड को अगर टारगेट करें तो हमें सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल के साथ खेलना है और क्यूबिकल यूनिट सेल ही हमारे सिलेबस का पार्ट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यूनिट सेल में अगर जो क्रिस्टल लैटिस बन रहा है तो वो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस सिर्फ हमेशा क्यूबिकल यूनिट सेल से ही बन सकता है। नहीं, वो टोटल 7 अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल से बन सकता है। 7 अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल से बन सकता है। इसका मतलब जो क्रिस्टल लैटाइस है, जिसको आप क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हो, वो 7 टाइप का हो सकता है, डिपेंडिंग कि किस प्रकार के यूनिट सेल से वो क्रिस्टल लैटिस बना है। क्यूबिक इज वन ऑफ देम। क्यूबिक इज वन ऑफ देम। हेक्सागोनल हो सकता है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऐसे करते करते 7 टाइप का हो सकता है। और फिर हमने यूनिट सेल के टाइप भी देखे। मतलब कुछ प्रिमिटिव होंगे, कुछ फेस सेंटर्ड होंगे, कुछ बॉडी सेंटर्ड होंगे, तो ऐसे अलग अलग टाइप भी होंगे। तो ऐसे यूनिट सेल भी होंगे जिसमें एक से ज्यादा टाइप होगा। मतलब जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक में हमारे पास हमने प्रिमिटिव भी देखा, फेस सेंटर्ड भी देखा, बॉडी सेंटर्ड भी देखा। वैसे मोनोक्लिनिक भी होता है, ट्राई, मतलब इनमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप भी आते हैं। तो फिर उस क्रिस्टल लैटिस के भी टाइप बन सकते हैं। पहले तो यूनिट सेल के टाइप पर 7 क्रिस्टल लैटिस बन गए, अब उन 7 के अंदर भी सब डिविजन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूनिट सेल which was there to form that particular crystal lattice. फेस सेंटर्ड का अपना अलग होगा, बॉडी सेंटर्ड का अपना अलग होगा, प्रिमिटिव का अपना अलग होगा। वो क्रिस्टल लैटिस के सब टाइप ब्रेविस लैटाइसिस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ब्रेविस लैटाइसिस। और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, कितने क्रिस्टल लैटिस होते हैं? तो जितने यूनिट सेल टाइप के हो सकते हैं उतने, जितने यूनिट सेल हो सकते हैं ज्योमेट्री के आधार पर उतने क्रिस्टल लैटिस होते हैं। और टोटल होते हैं ये 7, क्योंकि 7 ज्योमेट्री के आधार पर यूनिट सेल्स हो सकते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस होते हैं 7। तो अगर कोई पूछे भैया कितने क्रिस्टल लैटिस बन सकते हैं सॉलिड के, तो क्रिस्टल लैटिस कितने बन सकते हैं, वो है 7। आंसर इज 7। लेकिन एक और चीज पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि यूनिट सेल के भी टाइप हो जाते हैं। जैसे यूनिट सेल तो ज्योमेट्री के आधार पर 7 टाइप के, लेकिन उन 7 के भी अलग अलग टाइप आ सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, प्रिमिटिव। इस तरीके से हम देख सकते हैं, जो फिर क्रिस्टल लैटिस के और सब टाइप बना देते हैं। और वो क्रिस्टल लैटिस के सब टाइप ब्रेविस लैटाइसिस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ब्रेविस लैटाइसिस। तो कोई पूछे ब्रेविस लैटाइसिस कितने होते हैं, तो ब्रेविस लैटाइसिस होंगे टोटल 14। ब्रेविस लैटाइस होंगे टोटल 14। ये बात आप याद रखना। तो ब्रेविस लैटाइस विल बी इक्वल टू 14। क्लियर है? तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस हो गया 7, ब्रेविस लैटाइस हो गए कितने? 14। ठीक है। अब मैं आपको हर एक टाइप का क्रिस्टल लैटिस
हर एक टाइप का ब्रेविस लैटाइस, क्या उनमें अंतर है, क्या उनमें समानता है, क्या कैसे वो दिखते हैं, यानी कि उनका विजुअलाइजेशन, वो सब मैं अब आपको बताने वाला हूं। मतलब मैं टोटल 14 टाइप के ब्रेविस लैटाइसिस बता रहा हूं, जो 7 क्रिस्टल लैटिस, 7 क्रिस्टल सिस्टम का टाइप होते हैं, और सबको विजुअलाइज करके भी बताऊंगा कि भैया ये चीज ऐसे दिखती है। तो अब आप ध्यान से देखें, ये तो मैंने पूरी एक समरी आपको रख रखी है विद एग्जांपल्स की किसमें क्या चीज पाई जा सकती है। तो आइए एक एक करके सारी चीज बताता हूं। सबसे पहला तो क्यूबिक, हमें पता ही है क्यूबिक के बारे में। तो क्यूबिक में अगर हम ज्योमेट्री देखें, ज्योमेट्री मतलब उसके यूनिट सेल के पैरामीटर, तो दो ही पैरामीटर है, एक एज लेंथ और एक इंटरफेशियल एंगल। मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं कि क्यूबिक में वो चीज क्या होगी। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं एज लेंथ, जिसमें तीनों की सेम होगी, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होगी। तो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी एंड ए इक्वल टू सी, मतलब तीनों आपस में इक्वल होंगे, तभी तो क्यूबिक होगा, एक परफेक्ट क्यूब। क्यूब कब होगा? जब परफेक्टली लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब सेम होंगे, और तीनों का बीच फेस का एंगल, इंटरफेशियल एंगल, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, वो तीनों 90 डिग्री होंगे और तीनों बराबर होंगे। तो तीनों बराबर हैं और तीनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। ये हो गया आपका क्यूबिक। और इन दो में ये जो दो ये पैरामीटर्स होते हैं, इससे जो क्यूबिक यूनिट सेल बनता है, वो क्यूबिक यूनिट सेल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, और इसमें सारे टाइप के पाए जाते हैं। सारे टाइप मतलब प्रिमिटिव भी पाया जाता है, बॉडी सेंटर्ड भी पाया जाता है, और फेस सेंटर्ड भी पाया जाता है। मतलब इसमें आपको तीनों यूनिट सेल, तीनों टाइप के यूनिट सेल्स मिलते हैं। प्रिमिटिव यानी कि सिंपल, जिसमें कॉर्नर पर ही होंगे, फेस सेंटर यानी कि कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर पे भी होगा, और बॉडी सेंटर यानी कि कॉर्नर के साथ साथ हर बॉडी के एक सेंटर पे भी होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉपर एंड जिंक सल्फाइड, ये सारी चीजें जो आती हैं ये इसके एग्जाम्पल आते हैं, NaCl, कॉपर एंड जिंक सल्फाइड। तो ये आपका क्यूबिक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें क्यूबिक की ही बात करती है, तो क्यूबिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर ज्योमेट्री बदल गई, और ज्योमेट्री बदल के हो गई टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल क्या अंतर है? एंगल में तो कोई अंतर नहीं है, तीनों एंगल अभी भी इसमें 90 डिग्री के बराबर ही है। तीनों एंगल इसमें अभी भी 90 डिग्री के बराबर ही हैं। फर्क इतना है कि जो एज लेंथ है वो एज लेंथ अलग अलग है, मतलब एज लेंथ आपकी दो तो बराबर है, लेकिन जो तीसरी लेंथ होगी वो बराबर नहीं होगी। मतलब क्यूबिक से क्या अंतर है? क्यूबिक से बस इतना अंतर है कि क्यूबिक में तीनों एज लेंथ बराबर थी, और तीनों बॉन्ड एंगल भी आपस में बराबर थे, तीनों इंटरफेशियल एंगल सॉरी, जो कि 90 डिग्री पे थे। यहां पर तीनों इंटरफेशियल एंगल बराबर है, 90 डिग्री पे अल्फा, बीटा, गामा, लेकिन तीनों एज लेंथ सेम नहीं है। तीन में से सिर्फ दो ही एज लेंथ सेम है, एक नहीं है। मतलब ए और बी तो इक्वल है, लेकिन सी इक्वल नहीं है। तो ये आपका टेट्रागोनल होगा, और इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है बॉडी सेंटर्ड। तो एक आएगा आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक आएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें एग्जांपल आएगा व्हाइट टिन, टिन जो होता है टिन ऑक्साइड, SnO2, TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट। ये आपके एग्जांपल होंगे, और इसमें ये दो टाइप होंगे, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो याद रखना, टेट्रागोनल में दो होंगे, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। और डायमेंशंस मैंने आपको बता दिए, पैरामीटर्स जिसको आप बोलते हो, एंगल वाला पैरामीटर तो सेम होगा क्यूबिक जैसा, लेंथ वाला जो एज लेंथ है वो अलग हो जाएगा बस। अब आते हैं तीसरे पर, जिसका नाम है ऑर्थोरोम्बिक। तीसरे पर आते हैं जिसका नाम है ऑर्थोरोम्बिक। अंतर क्या है? देखो, एंगल में फिर कोई अंतर नहीं है, एंगल तीनों में सेम चल रहा है। मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, तीनों में जो इंटरफेशियल एंगल है वो आपस में बराबर होते हैं, और तीनों इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल है। अंतर कहां है ऑर्थोरोम्बिक में? ऑर्थोरोम्बिक में अंतर है एज लेंथ में। तीनों एज लेंथ अनइक्वल होंगी, तीनों एज लेंथ आपस में इक्वल नहीं होंगी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों आपस में इक्वल नहीं होगा, तीनों अनइक्वल होंगे। इसमें दो इक्वल थे, एक अनइक्वल था, लेकिन इसमें तीनों ही अनइक्वल होंगे। और इसमें आपके चार बनेंगे, चारों जो आपने पढ़े हैं, प्रिमिटिव भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी और एंड सेंटर्ड भी। इसमें आपके चारों यूनिट टाइप के यूनिट सेल्स आएंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, चारों यूनिट सेल इसके अंदर मौजूद होंगे। एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल कैन बी रोम्बिक सल्फर, आपने सुना होगा रोम्बिक सल्फर, तो ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर रहता है BSO4 एंड KNO4,
तो ये जो चीजें होती हैं ये आपके इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली KNO3 होना चाहिए था, तो दिस इज KNO3, पोटेशियम नाइट्राइड एंड BaSO4। तो पोटेशियम नाइट्राइड एंड BaSO4 ये इसी पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है फिर कौन सा? नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल। नाम से ही समझ में आ रहा है हेक्सागोनल, हेक्सागोन बन रहा होगा और कहीं कुछ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी। तो सिलेंडर जैसी ज्योमेट्री होती है जिसमें हेक्सागोन, हेक्सागोन बोले तो षटकोण, मतलब जिसमें 6 फेसेस 6 साइड्स होती हैं एज लेंथ, वो चीजें बनती है। वैसा आपका हेक्सागोनल बनता है जिसमें अंतर क्या है? अंतर यह कि यहां पर अब एंगल भी बदलेगा और एज लेंथ भी बदलेगी। एज लेंथ जो होगी वो बिल्कुल टेट्रागोनल के बराबर होगी, मतलब A इक्वल टू B तो होगा लेकिन B इक्वल टू C नहीं होगा, मतलब C A और B के बराबर नहीं होगा, सिर्फ 2 लेंथ बराबर होंगी। और ऐसी 2 लेंथ जो बराबर थी वो हमारी टेट्रागोनल में भी आ रही थी। तो एज लेंथ में तो ये टेट्रागोनल जैसा चलेगा, हेक्सागोनल और टेट्रागोनल एज लेंथ में सेम चलेंगे। एंगल जरूर बदल गए हैं, 2 एंगल तो 90 डिग्री के बराबर होंगे लेकिन एक एंगल 120 डिग्री के बराबर होगा। तो एक एंगल आपका 120 डिग्री के बराबर होगा और 2 एंगल 90 डिग्री, तभी तो हेक्सागोन बनेगा 120 डिग्री के एंगल पे। तो एक जगह से 160 हो जाएगा और एक जगह से 120 हो जाएगा। तो आपके जो एंगल है वो 2 जगह 90 आएंगे। और जो गामा एंगल है, गामा एंगल, अब ये जो गामा एंगल है किस एज लेंथ में मिलेगा? ये एज लेंथ में मिलेगा A और B के बीच में, मतलब जो प्लेन A और B की एज लेंथ से बन रही होगी उन प्लेन के बीच का एंगल जो गामा होगा वो अलग होगा, जो कि 120 डिग्री होगा। सो दैट विल बी 120 डिग्री। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड। तो ग्रेफाइट में आपको यही दिखता है, ऊपर एक कार्बन की हेक्सागोनल लेयर होती है, नीचे भी एक कार्बन की हेक्सागोनल लेयर होती है, जो 2 लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। मैंने 10th क्लास के वीडियो में एक बात बताई थी ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कि ये स्लिपरी होता है इसलिए क्योंकि दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर जो स्टैक्ड होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, क्योंकि उनके बीच में अच्छी खासी दूरी होती है। वो जो लेयर बनाई है, लेयर 1 और लेयर 2, वो हेक्सागोन की ही बनाई थी मैंने। 10th क्लास का वीडियो है, वहां पर आप देखना ग्रेफाइट करके, उसमें स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में बताया। तो वो ग्रेफाइट में आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है। एंड हेक्सागोनल में सिर्फ हमारे पास प्रिमिटिव है। सिर्फ कौन सा यूनिट सेल होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। तो हेक्सागोनल में सिर्फ हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में बिल्कुल क्यूबिक की तरह एज लेंथ होगी, तीनों एज लेंथ सेम होगी, लेकिन इसमें जो एंगल होंगे वो अलग अलग होंगे। तीनों एंगल इक्वल तो होंगे लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। मतलब तीनों एंगल है तो एक दूसरे के इक्वल, बट नन ऑफ देम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये किसमें होगा? रोम्बोहेड्रल में। और एज लेंथ बिल्कुल किसके समान चलेगी? क्यूबिक के समान चलेगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे कि क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल की एज लेंथ बिल्कुल सेम है। हेक्सागोनल और टेट्रागोनल की जो एज लेंथ है वो बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करती है, सेम ट्रेंड को फॉलो करती है। एंगल जरूर अलग है। रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल आपस में इक्वल है, क्यूबिक में भी तीनों एंगल आपस में इक्वल थे, लेकिन क्यूबिक में तीनों एंगल 90 डिग्री के भी इक्वल थे। रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेंगे, ऑल्दो आपस में इक्वल रहेंगे। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड HgS, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरिक सल्फाइड विच इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, जिसको आप सिनाबार भी बोलते हो। तो सिनाबार का जो सॉलिड होता है उसमें आपको यही मिलेगा, आपका रोम्बोहेड्रल। एंड इसमें सिर्फ प्रिमिटिव पॉसिबल है, मतलब हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल में सिर्फ आपको प्रिमिटिव यानी कि सिंपल यूनिट सेल ही मिलता है। तो ये आपको सिंपल यूनिट सेल ही देगा। क्लियर है? उसके बाद मोनोक्लिनिक आता है। मोनोक्लिनिक में क्या है? तीनों एज लेंथ बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। और मैं आपको बता दूं ट्राइक्लिनिक में भी तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं है। तो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक एज लेंथ में सेम चलते, तीनों की एज लेंथ इक्वल नहीं है। लेकिन मोनोक्लिनिक में एंगल अगर आप देखो, 2 एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तीसरा एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। मतलब थर्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। और थर्ड एंगल कौन सा है? बीटा एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है बीटा एंगल, क्योंकि जो बीटा एंगल होगा वो एज लेंथ A और एज लेंथ C से बनने वाली प्लेन के बीच का एंगल होगा। A और C के बीच में बनने वाली प्लेन के बीच का एंगल होगा, बनने वाली प्लेन के बीच का एंगल होगा कौन सा? बीटा, जो 90 डिग्री नहीं होगा। अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे। एग्जाम्पल, इसमें सिंपल सल्फर जो होता है वो आपका सिंपल सल्फर जो आएगा वो मोनोक्लिनिक में आएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर भी उसको बोलते हैं। रोम्बिक सल्फर जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक में आता है। मोनोक्लिनिक में आपके पास 2 होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है और एक एंड सेंटर्ड होता है।
तो आपके पास एक प्रिमिटिव भी होगा और प्रिमिटिव के साथ एंड सेंटर्ड भी होगा मोनोक्लिनिक में। ट्राइक्लिनिक की एज लेंथ मोनोक्लिनिक जैसी है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ट्राइक्लिनिक की एज लेंथ मोनोक्लिनिक जैसी है, बिल्कुल तीनों इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों एज लेंथ अलग है, लेकिन यहां पर तीनों एंगल भी अलग हैं। ए अल्फा बीटा और गामा आपस में भी इक्वल नहीं है, और अल्फा बीटा गामा की जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है, और तीनों एज लेंथ आपस में भी इक्वल नहीं है। मतलब देखो ट्राइक्लिनिक को याद करने का सिंपल फंडा ये है, ना ही तीनों एज लेंथ आपस में इक्वल है, ना ही तीनों इंटरफेशियल एंगल आपस में इक्वल है, और ना ही कोई एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। सिंपल, इतना याद रखना। ये हो गया ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के एग्जांपल H3PO3, कॉपर सल्फेट और 5H2O, जिसको आप कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलते हो। तो ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है ये आपका इसी पार्ट में आता है जिसको आप ट्राइक्लिनिक पार्ट बोलते हो। और ट्राइक्लिनिक में भी सिर्फ आपके पास कौन होगा? सिर्फ आपके पास प्रिमिटिव होगा, यानी कि सिंपल होगा। तो ये है आपके मेन लैटिस बनाने वाले यूनिट सेल्स, और फिर उस लैटिस के सब डिविजन्स होते हैं जो उस यूनिट सेल के अलग अलग टाइप्स के हिसाब से बनते हैं, और ये सब मिलकर बनाते हैं ब्रेविस लैटाइसिस। तो देखो लैटिस टोटल होते हैं 7, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप गिन लो। यहां पर जो आपको लैटिस मिलेंगे वो टोटल 7 मिलेंगे। तो यहां पर आपको कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 हो गए। तो टोटल लैटिस हो गए आपके कितने? 7। और ब्रेविस लैटाइसिस आप देखोगे 1 2 3, इसके 3 प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, तो इसके 3 प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, इसके 2 प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, इसके 4 प्रिमिटिव, इसका सिर्फ एक ही बना, इसका प्रिमिटिव एक ही बना, इसके प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड 2 बन गए, और इसका प्रिमिटिव 1 बना। आप गिन लो टोटल, 1 और 2 3, 3 और 1 4, और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो टोटल कितने बन गए? 14 टाइप्स के बन गए। तो मैंने कहा था ये ब्रेविस लैटिस बनाएंगे, तो देखो ब्रेविस लैटिस 14 टाइप के हैं, और क्रिस्टल लैटिस 7 टाइप का है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। ये होते ब्रेविस लैटाइसिस और क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल लैटाइसिस, क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल लैटाइसिस होते हैं 7, ब्रेविस लैटाइसिस होते हैं 14। ये अलग अलग, लेकिन अगेन हमारे लिए तो सिर्फ क्यूबिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारी चीजें क्यूबिक। हाँ, अब क्यूबिक में प्रिमिटिव भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है, उसमें सब डिविजन्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रिमिटिव इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक एक ब्रेविस लैटाइसिस को विजुअलाइज करके बताऊंगा, मतलब मैं दिखाता हूं कि कैसे क्या चीजें में अंतर आता है, ठीक है? लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर एक आध क्वेश्चन फंस जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक एक करके विजुअलाइज करते हैं। हर एक टाइप के ब्रेविस लैटाइसिस को विजुअलाइज करते हैं पैरामीटर्स पे बेस्ड। पैरामीटर कौन से? एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल पर। आप स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं आगे और समझते हैं पहला क्यूबिक लैटाइस। इसको तो समझने की कोई जरूरत ही नहीं, मतलब ये तो बना ही रहे हैं तब से। क्यूबिक लैटाइस एक क्यूब की तरह आपको बिल्कुल दिखेगा जैसा है, उसमें भी प्रिमिटिव बनाया है। प्रिमिटिव बनाया तो देखो सिर्फ कॉर्नर्स पर मैंने आपको एटम्स दिखाए, तो कॉर्नर पर ही सिर्फ एटम होंगे, और एंगल जो है अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों एंगल जो होंगे 90 डिग्री के इक्वल होंगे। सो तीनों एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल हैं, और तीनों एज लेंथ भी आपस में इक्वल है। तीनों एज लेंथ भी इक्वल है, और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल है। तीनों एंगल इक्वल है। अल्फा के कौन सा एंगल होगा? सी और बी से फेस बनने वाला, ये वाला एंगल। अल्फा और बीटा कौन सा एंगल होगा? सी और ए से के बीच में बनने वाला एंगल, मतलब इस प्लेन पे बीच में बनने वाला एंगल, ये होगा बीटा। और गामा कौन सा होगा? ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल, तो ये होगा गामा एंगल, ठीक है? और तीनों ही 90 डिग्री, मतलब बिल्कुल परफेक्टली एक क्यूब ये है जिसकी लेंथ भी सेम है और इंटरफेशियल एंगल भी सेम है और 90 डिग्री के भी इक्वल है। तो ये हो गया आपका कौन सा? क्यूबिक लैटाइस, ठीक है? अगला दिखाता हूं मैं आपको। अब आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस। सब कुछ सेम है, ये सब कुछ सेम है, डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस इसमें बॉडी के सेंटर पर एक यूनिट सेल डाल दिया, तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस हो गया। मतलब कॉर्नर पर तो होगा ही और बॉडी के सेंटर पे भी होगा, तो ये बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटाइस हो गया, ठीक है? बाकी पूरा पैरामीटर आपका जो आएगा बॉन्ड एंगल का, इंटरफेशियल एंगल का और एज लेंथ का, वो दोनों पैरामीटर आपके बिल्कुल सेम आएंगे। तीसरा,
क्यूबिक लैटाइस कौन सा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस। मतलब क्या होगा? हर कॉर्नर पर एटम होगा और हर चेहरे के सेंटर पर भी एक एटम होगा। तो चेहरा जैसे ये एक आपको पहला ऊपर का फेस दिख रहा है, तो इसके सेंटर पर ये देखो ये एटम है, दिख गया। सामने वाला ये चेहरा दिख रहा है आपको, इसके सेंटर पर ये एटम है। साइड वाला ये फेस दिख रहा है आपको, इसके सेंटर पर ये एटम है। ऐसे टोटल 6 फेसेस होंगे एक क्यूब में, तो टोटल आपको हर फेस के सेंटर पर एक एटम मिलेगा। हालांकि वो एक एटम पूरा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ आधा कंट्रीब्यूट करेगा, ये बात हमने रैंक में पता कर ली है। तो टोटल एफसीसी की रैंक कितनी होती है? हमने देखा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटाइस की 4 रैंक होती है, एक कॉर्नर की वजह से और 3 फेस के सेंटर की वजह से। क्लियर हो गया? तो ये फेस सेंटर्ड है और बाकी पैरामीटर तो सेम रहेगा जो क्यूब का पैरामीटर होता है। तो ये क्यूब का केस खत्म, ये पूरा क्यूब का केस खत्म हो गया। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं क्यूब के केस के बाद मोनोक्लिनिक लैटिस की बात करते हैं। अब मोनोक्लिनिक में क्या है? तीनों एंगल जो है ए बी सी आपस में इक्वल नहीं है, तीनों एज लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, सॉरी तीनों एज लेंथ जो है ए बी सी वो इक्वल नहीं है। जो इंटरफेशियल एंगल है उसमें अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन बीटा इक्वल नहीं है 90 डिग्री के। ठीक है, और इसमें भी हमने एंड सेंटर्ड बनाया है। तो एंड सेंटर्ड में यहां पर 2 जगह पर आपको मैं बता देता हूं, यहां पर आपका एक एटम होगा और यहां पर एक एटम होगा। अब आप देखो तीनों एज लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। ये रही आपकी ए, ये मान लो आपकी बी और ये आपकी सी, ये तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, और इसमें जो 2 एंगल्स होंगे, 2 एंगल में से कौन से एंगल? अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होगा, अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा, लेकिन जो बीटा होगा जो अल्फा और गामा के बीच में यहां पर बनेगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब आपने ए और बी और सी को कुछ और माना हो तो फिर आपका एंगल उस हिसाब से वेरी कर जाएंगे, लेकिन याद रखना बच्चों अल्फा और गामा आपका 90 डिग्री होगा लेकिन बीटा आपका 90 डिग्री नहीं होगा, और ये एंड सेंटर्ड होगा जो कि मोनोक्लिनिक लैटाइस है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले पे, प्रिमिटिव टेट्रागोनल लैटाइस। मोनोक्लिनिक में हमारे पास एक ही था, अब आता है टेट्रागोनल लैटाइस। टेट्रागोनल में आप देखोगे तो प्रिमिटिव मतलब सिंपल वाला बनाया है, लेकिन पैरामीटर क्या कहता है? तीनों इंटरफेशियल एंगल तो 90 डिग्री हैं, लेकिन एज लेंथ में अंतर है। 2 एज लेंथ तो इक्वल है, तीसरी एज लेंथ इक्वल नहीं है। तीनों एंगल 90 डिग्री है, तो देखो तीनों एंगल बिल्कुल आपको परफेक्टली स्ट्रेट दिख रहा है ऊपर की तरफ 90 डिग्री, लेकिन आप एज लेंथ देखोगे 2 बराबर है। 2 कौन सी बराबर है मैं आपको बता देता हूं, ये वाली और ये वाली बिल्कुल बराबर है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये इक्वल नहीं है। हालांकि ये भी थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, लेकिन आप थोड़ा सा और स्ट्रेच करोगे तो आपको समझ में आएगा 2 लेंथ जो है वो आपस में इक्वल जो है ए और बी, ये वाली ए और बी बोली है। तो चलो अपन एक काम करते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं। ये वाली ए है और ये वाली बी है, तो ये थोड़ा सा 3 डायमेंशन हो रहा है, नहीं तो ये इसके बराबर ही है ए और बी। और जो सी है वो बहुत बड़ी है, ये आपको सी दिख रही है, ये आपको सी जो दिख रही है बहुत बड़ी लेंथ है। तो ये जो सी है ये बहुत बड़ी लेंथ है, जो ए और बी है वो आपस में इक्वल है। आपको जरूर इस डायग्राम में बी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ए थोड़ा सा इंक्लाइंड है, 3 डायमेंशनल फिगर है क्योंकि ये। अगर हम देखेंगे तो ए और बी दोनों आपस में इक्वल लेंथ के होंगे, जो सी होगा वो बड़ी लेंथ का होगा। ठीक है, तो 2 लेंथ इसमें इक्वल है, तीसरी लेंथ जो सी है वो इक्वल नहीं है, तीनों एंगल 90 डिग्री के बिल्कुल इक्वल है। तो ये हो गया आपका प्रिमिटिव टेट्रागोनल लैटाइस। तो ये प्रिमिटिव जो है वो इसलिए क्योंकि इसमें कॉर्नर पर ही एटम्स होंगे। अब आगे आते हैं, अब आते हैं कौन सा? टेट्रागोनल लैटाइस में ही अगला जो कि बॉडी सेंटर टेट्रागोनल लैटाइस होगा। तो डायमेंशंस तो सेम होंगे, पैरामीटर्स तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल और 2 एज लेंथ इक्वल। कौन कौन सी? ए और बी, लेकिन जो सी होगी वो कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी। और ये बॉडी सेंटर्ड है, इसलिए इसकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर जहां बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट करेगी वहां पर एक एटम होगा। तो ये बॉडी सेंटर पर एक एटम आ गया। सो दिस इज बॉडी सेंटर्ड। और टेट्रागोनल में हमारे पास 2 ही थे, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। क्लियर हो गया? तो टेट्रागोनल का हमारा केस कंप्लीट हो गया। अगले केस पर आते हैं जो ऑर्थोरोम्बिक का केस है। ऑर्थोरोम्बिक लैटिस में क्या पैरामीटर है? तीनों एंगल तो इक्वल है, अल्फा बीटा गामा, लेकिन तीनों जो लेंथ है इंटरफेशियल एंगल तो इक्वल है और तीनों 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन जो एज लेंथ है वो एज लेंथ तीनों की सेम नहीं है। जो एज लेंथ है वो तीनों की सेम नहीं है, तीनों की एज लेंथ अनइक्वल है। मतलब अगर आप देखो तो ये हो गया ए,
ये हो गया बी और ये हो गया सी। तीनों एज लेंथ में आपको अंतर दिख रहा होगा, तीनों एज लेंथ अलग अलग है, लेकिन जो एंगल है ये तीनों एंगल 90 डिग्री के, तो ये तीनों एंगल आपके 90 डिग्री के, और ये प्रिमिटिव है, मतलब इसके सिर्फ कॉर्नर पर होगा, जो कि ऑर्थोरोम्बिक का केस है। तो ऑर्थोरोम्बिक लैटिस में ये तीनों जो एज लेंथ होंगी वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगी, लेकिन जो तीनों इंटरफेशियल एंगल होंगे अल्फा बीटा गामा वो आपस में भी इक्वल होंगे और 90 डिग्री के भी इक्वल होंगे, और इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये प्रिमिटिव का केस था। अगला केस आते हैं ऑर्थोरोम्बिक में ही बॉडी सेंटर्ड का केस। सेम डायमेंशंस में कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, सॉरी, बिल्कुल बॉडी के एक सेंटर पे एक एटम होगा, तो ये ऑर्थोरोम्बिक बॉडी सेंटर्ड हो गया। मतलब सेम पैरामीटर होंगे, लेकिन सिर्फ बॉडी के एक सेंटर पर एक एटम और होगा। सिंपल प्रिमिटिव में बॉडी के सेंटर पे नहीं था, सिर्फ कॉर्नर पे थे। इसमें कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी होगा, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है, ऑर्थोरोम्बिक। क्लियर हो गया? अगला देख लेते हैं, तीसरा पार्ट ऑर्थोरोम्बिक में कौन सा, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक लैटिस, फेस सेंटर्ड में सेम पैरामीटर है, ये पैरामीटर तो सेम है, तीनों एज लेंथ आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं है, लेकिन तीनों इंटरफेशियल एंगल इक्वल है और 90 डिग्री के भी इक्वल है। तो तीनों इंटरफेशियल एंगल इक्वल है 90 डिग्री पे, लेकिन एज लेंथ इक्वल नहीं है। फेस सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर पे भी मौजूद है, हर फेस के सेंटर पे मौजूद है। ये देखो, हर फेस के सेंटर पे मौजूद है, तो हर फेस के सेंटर पे मौजूद है, इसलिए इसको आपने क्या बोल दिया, फेस सेंटर्ड। बाकी ऑर्थोरोम्बिक के डायमेंशंस वही चलेंगे जो उसके पास होते हैं, क्योंकि ये एक पूरा एक यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल का फर्दर टाइप किया गया है, जो एटम की लोकेशन के हिसाब से बदल गया है, और बाकी पैरामीटर सेम रहेंगे। पैरामीटर मतलब एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल, ये वही रहेंगे जो पिछले केसेस में हमने देखा थे, बॉडी सेंटर्ड में और प्रिमिटिव में। तो ये ऑर्थोरोम्बिक का कौन सा केस था, फेस सेंटर्ड था, और ये ऑर्थोरोम्बिक का चौथा केस है जो कि एंड सेंटर्ड है। ऑर्थोरोम्बिक में चारों पॉसिबल थे, आपको याद हो तो, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। ये एंड सेंटर्ड का केस आ गया, तो दिस इज एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। अगेन डायमेंशन विल बी द सेम, तीनों एज लेंथ बिल्कुल इक्वल नहीं, लेकिन तीनों इंटरफेशियल एंगल इक्वल और 90 डिग्री के। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एंगल इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे, लेकिन तीनों एज लेंथ सेम नहीं होंगी। अब एंड सेंटर्ड में अंतर इतना है बस कि एटम अपोजिट दो फेसेस पर होगा, तो ये टॉप फेस पर और ये बॉटम फेस पर, सिर्फ अपोजिट दो फेसेस पर आपको एटम मिल रहा है, अलोंग विद द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स तो हर जगह होंगे, अपोजिट दो फेसेस पे भी होंगे, तो ये एंड सेंटर्ड हो गया। ये कंप्लीट हो गया कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक का पूरा केस। ऑर्थोरोम्बिक के चारों केस हमने देख लिए। अगले पार्ट पर आते हैं। अगला पार्ट जो है वो हेक्सागोनल लैटिस का है। हेक्सागोनल में आपको याद हो तो दो एंगल आपस में इक्वल थे, लेकिन तीसरा एंगल 120 डिग्री का था। ग्रेफाइट का एग्जांपल मैंने इसमें बताया था आपको। तो देखो, दो एंगल तो 90 डिग्री पर है, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। मतलब ये वाला एंगल अल्फा जो ऐसे हाइट में बन रहा है, और बीटा ये वाला जो आपको आगे 3 डायमेंशनली वाई एक्सिस में बन रहा है, वो इक्वल है। लेकिन जो गामा एंगल है वो 120 डिग्री का है, मतलब ये एंगल जो है वो 120 डिग्री का है, तो ये एंगल थोड़ा सा स्लाइटली टेढ़ा होगा, तो ये गामा एंगल होगा जो 120 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया? तो ये गामा आपका 120 डिग्री का होगा। एज लेंथ ए इक्वल टू बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए और बी तो इक्वल है, लेकिन जो सी है वो इक्वल नहीं होगा। तो दो एजेस जो होंगी वो सेम होगी, ए सेम होगा और बी सेम होगा, बट सी सेम नहीं होगा। तो देखो आप यहां पर, ये है आपका ए, ये है आपका ए, और ये है आपका, सॉरी, ये है आपका बी, और ये है आपका ए, और ये आपका कुछ ज्यादा ही लंबा चला गया, कौन, सी। तो देखो ए और बी तो फिर भी इक्वल दिखना है आपको, ए और बी आपस में इक्वल दिखना है, लेकिन सी कुछ ज्यादा ही बड़ा चला गया, तो सी इक्वल नहीं है। और एंगल अगर आप देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, अल्फा एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, लेकिन ये जो एंगल है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ये वाला एंगल, क्योंकि ये एक लाइन ऐसी गई है जो 120 डिग्री की है, तो ये लाइन आपकी 120 डिग्री की है। इसका तो बल्कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हेक्सागोनल हमें एक जगह पर आएगा आईआईटी के सिलेबस में, मैंने आपको कहा था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये चीज समझ में आई आपको? ये हेक्सागोनल इंपॉर्टेंट है इसलिए स्क्रीनशॉट बोला, क्योंकि ये एक जगह आईआईटी के सिलेबस में आता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी आती है, एचसीपी, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो इसलिए हेक्सागोनल इंपॉर्टेंट। तो ये दो एंगल आपको दिख रहे हैं, ये 90 डिग्री हो गया। मैं फिर से एक बार एंगल बना दूं अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ये वाला एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ये वाला भी एंगल आपका ये 90 डिग्री, लेकिन ये जो एंगल है ये एंगल आपका 120 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री, तो ये गामा एंगल 120 डिग्री हो गया, ऐसा हुआ है। ये हेक्सागोनल है, और हेक्सागोनल का भी कौन सा केस है? प्रिमिटिव केस है, मतलब सिंपल वाला केस है, जिसमें सिर्फ आपके कॉर्नर पर होंगे। अब इसमें देखो कॉर्नर कुछ ज्यादा ही है, हालांकि ये वाला जो सेंटर है ये नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ कॉर्नर पर होंगे क्योंकि प्रिमिटिव होगा। ठीक है, अब यहां पर देखना अगला, प्रिमिटिव के बाद आता है रोम्बोहेड्रल लैटिस। अब आता है रोम्बोहेड्रल लैटिस, मतलब अब आपके हेक्सागोनल के बाद आ गया रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या डायमेंशंस होंगे? तीनों एज लेंथ आपस में इक्वल है, पहली बात तो ए बी सी ये सब इक्वल है, लेकिन दो एंगल जो अल्फा बीटा है वो आपस में इक्वल है, तीसरा एंगल गामा भी इक्वल है, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो रोम्बोहेड्रल में कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो तीनों एंगल अलग अलग हैं। ये कुछ और एंगल है, ये कुछ और एंगल है, ये कुछ और एंगल है, तीनों आपस में इक्वल है, लेकिन नन ऑफ देम इज 90 डिग्री, नन ऑफ देम इज 90 डिग्री। और ये प्रिमिटिव केस है, मतलब इसमें सिर्फ कॉर्नर पर होंगे, दैट इज कॉल्ड रोम्बोहेड्रल लैटिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बोहेड्रल लैटिस बोलते हैं। तीनों एज लेंथ इक्वल होंगी, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन तीनों एंगल जो इक्वल होंगे उनमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तीनों आपस में बराबर है, 90 डिग्री के बराबर कोई नहीं है। रोम्बोहेड्रल, और इसका एग्जांपल रोम्बिक सल्फर या सिंपल सल्फर हमने कहा था, वो आप रोम्बिक सल्फर उसको बोल सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये आपका रोम्बोहेड्रल का केस आएगा। इसके बाद ये प्रिमिटिव रोम्बोहेड्रल था। अब आते हैं मोनोक्लिनिक लैटिस में। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक देख रहे हैं यहां पे तीनों एज लेंथ जो हैं वो इक्वल नहीं है। आप देखो, ये आपकी बी है, ये आपकी ए है, और ये आपका सी है। तीनों में बहुत अच्छा खासा अंतर है, तो तीनों एज लेंथ बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। दूसरी बात, अल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल है, मतलब ये एंगल आप देख रहे हो 90 डिग्री है, ये एंगल भी आप देख रहे हो 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। ये गामा एंगल जो सॉरी बीटा एंगल जो है ये अलग है। दिस इज बीटा एंगल, ये बीटा एंगल है इन दोनों के बीच का, तो ये हो गया बीटा एंगल जो अलग होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। जबकि अल्फा और गामा आपके 90-90 है, तो ये आपका गामा हो गया और ये आपका सी और बी के बीच में अल्फा हो गया। तो यहां पर दो एंगल 90 के इक्वल है, लेकिन एक एंगल जो तीसरा एंगल है बीटा एंगल, जो बीटा एंगल कहां पर बन रहा है? यहां पर आपका ये बीटा एंगल बन रहा है, ये सी और ए के बीच में, सी और एज लाइन के बीच में, मतलब ऐसे में और ऐसे में जो एंगल जा रहा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा। बाकी मोनोक्लिनिक का ये प्रिमिटिव केस है, मतलब सिर्फ आपके कॉर्नर पर एटम्स होंगे और कहीं नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मोनोक्लिनिक का केस हो गया। नेक्स्ट केस विल बी द ट्राइक्लिनिक लैटिस, और ट्राइक्लिनिक लैटिस जो होगा उसमें भी सिर्फ आपका प्रिमिटिव आएगा, जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता। ट्राइक्लिनिक को याद रखने का सिंपल फंडा, कुछ भी इक्वल नहीं है, ना तो तीनों एज लेंथ आपस में इक्वल है, ना ही तीनों बॉन्ड एंगल आपस में इक्वल है, और ना ही कोई बॉन्ड एंगल, ना ही कोई इंटरफेशियल एंगल आपस में इक्वल है, ना ही कोई इंटरफेशियल एंगल आपस में इक्वल है, और ना ही कोई इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। कुछ भी इक्वल नहीं है, ना तीनों एज लेंथ इक्वल है और ना ही तीनों इंटरफेशियल एंगल इक्वल है। बॉन्ड एंगल बार बार निकलता है, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा क्या होता है, बॉन्ड्स का ज्यादा यूज होता है और एंगल के लेकर जो बात आती है वो बॉन्ड एंगल की आती है हमेशा। लेकिन यहां कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो बॉन्ड एंगल नहीं बोलना चाह रहा मैं, वो बार बार निकल रहा है एक अलग बात है, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल मतलब दो फेस के बीच का एंगल, और यहां पर कोई भी इंटरफेशियल एंगल, कोई भी दो फेस के बीच का एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा, और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होगा, और तीनों एज लेंथ आपस में सेम भी नहीं होंगी। तो ये आपकी ए है, देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा बना है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। बी और सी एक जैसे लग रहे होंगे बट है नहीं। ठीक है, तो तीनों जो एज लेंथ है वो अलग है और एंगल भी अलग है। ये कुछ और एंगल है, ये कुछ और एंगल है, और ये कुछ और एंगल है, तीनों एंगल अलग अलग है।
दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। तीनों एंगल अलग अलग है, कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं है। नन ऑफ देम इज 90 डिग्री, कोई 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। ये हो गया ट्राइक्लिनिक, जिसमें प्रिमिटिव केस ही आता है, और ये आपके प्रिमिटिव केस के लिए हो गया। क्लियर हो गया? तो ये था स्टूडेंट हमारे पास सारे केसेस जो हमने देखे थे, और टोटल मिलकर 14 केसेस होंगे। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13 और 14। बस 14 के बाद ये पूरी समरी आ गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये था हमारा क्रिस्टल लैटिस पर और ब्रेवियस लैटिस पर पूरा वीडियो, जिसमें हमने डिटेल में आपको पूरे 14 ब्रेवियस लैटिस और 7 क्रिस्टल सिस्टम से रूबरू कराया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें कुछ याद रखने लायक है तो आप क्यूबिक को ही याद रखना, क्योंकि क्यूबिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर आप चाहो तो हेक्सागोनल तो याद रखना ही होगा, क्योंकि जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हेक्सागोनल भी इंपॉर्टेंट है। ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक अगर आप याद रख सके तो और बेहतर बात है। बाकी क्यूबिक तो आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल पर भी है, क्योंकि आगे चलकर मैं सब क्यूबिक पे ही बताने वाला हूं। जहां हेक्सागोनल की बात करूंगा वहां हेक्सागोनल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जो magnetbrains.com पर अपलोडेड है, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।